बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर की सूरत हाल जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ वर्जी और जंगी जराइम के मुतरादिफ है। दूसरी जानब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज एक आला सतही इजलास भी हुआ, जिसमें मुल्की सलामती, सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस समेत दिन भर के जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, OIC इंसानी हुकूक कमीशन के वफ्द से वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात, इस दौरान जो कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू हुई और दूसरी जानिब जो पाकिस्तान की 2 साल कारकर्दगी रही है, सिफारती कोशिशें रही हैं कश्मीर के हवाले से, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, अच्छी रही, लेकिन इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और ये जेल जो दुनिया की सबसे बड़ी जेल जिसको हमने कहा था बहुत शुरू में, उसको आज 2 साल मुकम्मल हुए। और BBC ने आज जो लीड न्यूज़ दी है इसमें पाकिस्तान की तरफ से या किसी और मुल्क की तरफ से, तो वहाँ जाहिर है कि जो लोग भी कैद में हैं, आर्टिकल 370 वाई मोर लोकल्स इन कश्मीर आर बिकमिंग मिलिटेंट्स, ठीक है। खुद वहाँ पे जो लोग हैं वो क्यों आहिस्ता आहिस्ता मिलिटेंसी की तरफ जा रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर जाहिर है कि जब आप लोगों को दबाएंगे, उनको कैद में रखा हुआ है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है सियासी अमल में शिरकत का, तो फिर उसके बाद लोग वहाँ पे मिलिटेंसी की तरफ जाएंगे। तो वहाँ हमारी दुआएं, हमारे दिल कश्मीरियों के साथ हैं, और तमाम दुनिया में जितने भी मजबूर और लाचार लोग हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी पनाह में रखे। और कोविड के हवाले से भी और बाकी हवालों से भी अल्लाह ताला सब पे करम करे। आज का दिन जो है वो बहुत अहम है। आज का दिन वैसे तो हर रोज़ ही अहम होता है, लेकिन आज के दिन को तारीख़ी हवालों से मैं बहुत अहमियत दे रहा हूँ। और वो इसलिए कि अब इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो ईरान के 8वें सदर सईद इब्राहिम रईसी जो हैं वो अपने ओहदे का हलफ उठा रहे हैं। जी सर। और उनकी जो तकरीब हलफबरदारी है उसमें हमास, हिजबुल्लाह, यूरोपीय यूनियन, चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान से, भारत से मेरे ख्याल से जयशंकर साहब ने जाना था, मुझे नहीं पता कि वो यकीनन वहाँ पहुँचे होंगे, उन्होंने जाना था। उसके बाद 73 मुल्कों के नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं, सरबराहान मुमलिकत भी हैं, वज़राए ख़ारजा भी हैं, स्पीकर्स और बाकी वफूद। अशरफ गनी भी वहाँ पे गालिबन पहुँचे हुए हैं अफ़गानिस्तान से। तो इनकी मुकम्मल फहरिस्त, और अभी कैबिनेट के नामों का ऐलान भी करेंगे, तो उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है कि नए वज़ीर ख़ारजा बहुत अहम होंगे, बाकी जो वजारतें हैं उनकी जवाद ज़रीफ़ की जगह। तो देखते हैं कि इब्राहिम रईसी जो है उनकी कैबिनेट कैसी सामने आती है। लेकिन 2-4 बातें इस पर हम बात करते रहेंगे, लेकिन मैं 2-4 बातें इस मरहले पे बताना ज़रा थोड़ा सा ज़रूरी ख्याल करता हूँ। और वो इसलिए ख्याल करता हूँ हमेशा कि मैं हमेशा जाता हूँ जोग्राफ़ी पे, और जब जोग्राफ़ी पे जोग्राफ़ी पे जाते हैं तो ईरान जो है वो हमें नज़र आता है नक्शे पे, और बड़ी अहम जगह पे नज़र आता है। मतलब मशरिक़ वस्ता के तमाम मुल्कों में या तो तेल है या गैस है, जितने मुल्क हैं। ईरान वाहिद मुल्क है जहाँ पर तेल भी है और गैस भी है, ठीक है। तो आपको मिसाल के तौर पर कैस्पियन सी में जाए ना, तो वहाँ पर आपको पाइपलाइंस नजर आएंगी, ऊपर तुर्कमेनिस्तान से पाइपलाइन जा रही, इधर से पाइपलाइन, उधर से पाइपलाइन, ताजिकिस्तान से पाइपलाइन। और आपको अगर आप नीचे दूसरी रियासतों की तरफ चले जाएं तो टैंकर्स, ठीक है ना, ऑयल टैंकर्स, इधर अपना हुर्मुज़ से, इधर से उधर से टैंकर्स हैं। ईरान वही जगह है जो जहाँ पर आपको गैस के ज़खायर भी मिलते हैं और ऑयल के ज़खायर भी, तो पाइपलाइंस भी हैं और साथ उसके टैंकर्स भी हैं। ठीक। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके ईरान के पड़ोसी कौन से हैं। ईरान का नक्शा अगर हम देखें तो ईरान के जो पड़ोसी हैं वो हमें एक वस्ती एशियाई रियासत मिलती है, और वो तुर्कमेनिस्तान है।
अच्छा, जो कि हमें नज़र आ रही नक्शे में। फिर हमें अफगानिस्तान नज़र आता है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो बहुत मुनासिब हो जाएगा। तुर्कमेनिस्तान नज़र आ रहा है, फिर हमें अफगानिस्तान नज़र आ रहा है, फिर पाकिस्तान नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ 582 किलोमीटर सही तवील इनकी सरहद है, बहुत बड़ी सरहद है जी। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो है वो 565, थोड़ी सी छोटी। ठीक है, फिर तुर्कमेनिस्तान के साथ 616 ऊपर, 616। फिर आ गया कैस्पियन सी। मैंने कहा ना कैस्पियन सी है तो चूंकि इसी वजह से जो ऑयल और गैस दोनों ज़खायर इनके पास हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आज़रबाईजान, बिल्कुल कैस्पियन सी के साथ आपको बाकू नजर आ रहा है, आज़रबाईजान नजर आ रहा है। ठीक है, और आज़रबाईजान जो है उसके साथ दो आपको मुख्तलिफ बॉर्डर नजर आएंगे, एक इस तरफ है और एक इसका रुख जो है वो इस तरह से। तो बहरहाल वो जो है 270 किलोमीटर मील है तकरीबन। फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर नजर आएगा टर्की के साथ, और 310 मील का बॉर्डर है। और फिर इराक है, और इराक के बाद जो है फिर वो नीचे खलीज फारस शुरू हो जाता है और खलीज ओमान शुरू हो जाता है। ठीक है, खलीज फारस और खलीज ओमान के दरमियान जो है बंदर अब्बास है, और वो आबनाए हुर्मुज है दरमियान में। ठीक है, अच्छा, अब इस को अगर हम देखें ईरान को, तो इसमें एक बात बड़ी अहम है कि ईरान का जो ईरान एक पहाड़ों के किले में बंद है। आप इस तरह समझें कि उसका जो उसके जो बॉर्डर्स हैं वो पहाड़ हैं, बड़े पहाड़। और उसको अगर हम नक्शे में देखें तो यहां पे पूरा इसका जो जो मगरिब की साइड है पूरी, वहां पे जरगोस के पहाड़ हैं, तवील पहाड़, ऊपर अनातोलिया से शुरू होते हैं और फिर नीचे ये आपको जरगूस के पहाड़। इसको जरा थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा प्लीज, तो हमें इसमें नजर आ जाए ये जरगूस के पहाड़। ठीक है, जरगूस माउंटेन्स ये हमें नजर आ रही है ना ईरान में, और ये जरगूस माउंटेन्स ऊपर से शुरू होती हैं, बिल्कुल ऊपर से, और फिर उसके बाद पूरा मगरिबी बॉर्डर कवर कर देती हैं। अच्छा, मगरिबी बॉर्डर जब कवर करती हैं तो इसका मतलब है कि मेसोपोटामिया की तरफ, उस तरफ पहाड़ों के मेसोपोटामिया यानी दजला फरात की वादी है, और दजला फरात की वादियों, दजला फरात की जो दरमियानी वादी है उसको तारीख में मेसोपोटामिया के नाम से याद रखते हैं। अच्छा, तो ये उन पहाड़ों के इस तरफ की वादी हो गई। ठीक है, और यहीं पर फिर आप खड़े हो तो आपको कतर, सऊदी अरब, ये मुल्क आपको नजर आएंगे, अरब ममालिक आपको ये पहाड़ों के उस तरफ नजर आएंगे। ठीक है, नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो इराक नजर आ जाएगा आपको, यानी जो मगरिब है वो मगरिब पूरे पहाड़, उसी अगर पुराने वाले हम मैप पे चले जाएं तो हमें पहाड़ ही नजर आ रहे हैं, जरगोस माउंटेन्स। अच्छा, और जरगोस माउंटेन्स इनकी ईरान की जो है वो आप समझ लें कि मगरिबी सरहद को, मगरिब को सेव करते हैं। ठीक है, मगरिब में इराक, कुवैत, इस तरफ सारा थोड़ा सा नीचे बस इलाका है जो शत्तुल अरब के आसपास का इलाका है, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां वो डायरेक्ट ईरान जो है वो इराक के साथ उसका कनेक्शन मिलता है, और यहाँ पे उनकी चूंकि ऑयल फील्ड्स वगैरह भी हैं, तो यहां से आप समझ सकते हैं कि इराक और ईरान के दरमियान जब झगड़ा हुआ तो ये पहाड़ दरमियान में थे। ठीक है, यानी इराक के साथ बॉर्डर मैंने कहा कि नहीं मिल रहा, पहाड़ है दरमियान में। सही। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये पहाड़ दरमियान में एक तरह से, और यही वो पहाड़ हैं जहां से गालिबन सिकंदर आजम यहां आया होगा, या पहाड़ों के ऊपर से आया होगा, या दरमियान में जो वादी है थोड़ी सी उससे आया होगा। अच्छा, पहाड़ों के बाद जो ईरान में अक्सरियत पहाड़ों पर रहती है, अक्सरियत लोगों की जो है वो या तो पहाड़ों पर रहते हैं ईरान में, या वो प्लेटोज पे रहते हैं। प्लेटोज कहते हैं जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में सतह मुर्तफा, यानी इस तरह से होता है कि एक तो पहाड़ है ना, और फिर एक है वो सतह जमीन जो मैदान है, और एक है कि जो ऊपर थोड़ा सा ऊपर उठने के बाद मैदानी इलाका आ जाए, जैसे तस्वीर में नजर आ रहा है, इसको हम प्लेटो कहते हैं। तो प्लेटो या सतह मुर्तफा। तो ज्यादातर जो लोग हैं ईरान में वो या तो पहाड़ों पर रहते हैं या वो इस तरह के मैदानी इलाकों में रहते हैं जो कि प्लेटो कहलाते हैं या सतह मुर्तफा कहलाते हैं। ठीक। अच्छा, पहाड़ों के अगर हम ईरान को देखें ना तो ये तो पहाड़ हो गए जो इनका एक पूरा बॉर्डर है, और पहाड़ ऊपर ये मगरिब से पहाड़ जाने के बाद ऐसे टर्न करते हैं, यानी उसके शुमाल में, ईरान के शुमाल में टर्न करते हैं, और ये अलबुर्ज के पहाड़ों में ये मिल जाते हैं जाके, और अलबुर्ज के पहाड़ जो हैं वो फिर और आगे जाते हैं और जाके हिंदुकुश में मिल जाते हैं।
तो ये जो है ये ईरान का, आप समझ लें कि ईरान एक किला है, पहाड़ी किला, ठीक है ना, जो इसकी, और बाकी जो साइड्स हैं, बाकी जो ईरान है, यानी पहाड़ों से जब नीचे उतरते हैं तो यहां पे दो बड़े सहरा आ जाते हैं। और एक जो है वो सहराए, एक ऊपर सहरा है जो सहराए कबीर है, और एक जो है वो बिल्कुल आप समझ लें कि जनूब मशरिक में है, और वो दश्त लूत है या लूत डेजर्ट है। सही। अच्छा, तो ईरान में पानी की शॉर्टेज है। ईरान में अगर आप मजमूई तौर पे तो देखें तो ईरान के जो इश्यूज हैं उनमें से एक इशू जो है वो पानी का कम होना है, जिसकी वजह से कभी कभी वहां पे मुजाहरे वगैरह भी होते हैं। ठीक। लेकिन ईरान की जो दूसरी बात है वो ये है कि जोग्राफिया चूंकि अहम है, तो सियासी लिहाज से और स्ट्रेटेजिक लिहाज से आप ये देखें कि ईरान तारीख में हमेशा मौजूद रहा है। जब से इंसानी तारीख शुरू हुई है, ईरान कभी छोटा हो गया, कभी बड़ा हो गया, कभी सल्तनत ईरान बहुत फैल गई, कभी छोटी हो गई, कभी वो वहां बिल्कुल आप समझ लें कि यूनान के पास तक पहुंच गई, ठीक है, और लीवांत का जो इलाका है वहां तक पहुंची हुई है, लेबनान और ये सारे इलाके, और कभी जो है वो शॉर्ट हो गई थोड़ी, लेकिन ईरान अपनी जगह हमेशा मौजूद रहा है बतौर एक, और कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ। मतलब ईरान में कभी किसी कॉलोनी नहीं रहा, क्योंकि फ्रांस की कॉलोनी, बरतानिया की कॉलोनी, इसकी कॉलोनी, मतलब थोड़ी देर के लिए कब्जा हुआ फिर खत्म हो गया। अलेक्जेंडर आया, सिकंदर आजम थोड़े दिनों के बाद खाली कर गया। और प्रॉपर तहजीब, कदीम तहजीब, और यहाँ पर जो दो तीन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो तो हमें पता ही है कि अरब ममालिक के साथ कोई मामला चलते हैं, या कभी मसालिक के हवाले से बात होती है, शिया सुन्नी मसालिक के हवाले से बात चलती है, कुछ मुल्कों के साथ, कुछ के साथ नहीं चलती। लेकिन एक जो ईरान में इशू है जो कि इस्लाम आने से पहले का है, और वो पैरेलल इशू चलता है, और वो ये है कि जो मुख्तलिफ कौमें ईरान में आबाद हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे ईरान के दो अगर आप ईरान का नक्शा देखें तो ईरान में आपको दो इनके पड़ोसी आपको नजर आएंगे, आर्मीनिया और अजरबैजान, दोनों ईरान के पड़ोसी हैं, ईरान के अजरबैजान भी और आर्मीनिया भी। अच्छा, लेकिन जितने अजरबैजान के लोग अजरबैजान में हैं उससे ज्यादा ईरान में हैं अजरबैजान के लोग, और उसकी वजह से जो है वो वहां पे मतलब सूबे भी हैं, 3 सूबे हैं जहां पे अजरबैजान के लोग जो हैं वो अक्सरियत में हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं। और ईरान में आज़री जो हैं वो उनकी सियासी अहमियत भी है, और इस लिहाज से सियासी अहमियत है कि जो पहले शिया आप समझेंगे जो फरमा रवा थे, इस्माइल अव्वल, वो जो थे वो आज़री थे। अच्छा, वो अजरबैजान के थे। सही। तो अब यहां पर जो इशू है वो ये है कि अजरबैजान, और ये अजरबैजान तकसीम कैसे हो गया? अजरबैजान जो है ये आधा अजरबैजान में चला गया, और आधे आज़री इधर रहते हैं, बल्कि उससे ज्यादा ईरान में रहते हैं। उसकी वजह तारीखी वजह यह है कि जिन मुल्कों के साथ सल्तनत रूस की लड़ाई हुई, ज़ारे रूस की, उसमें से एक तो तुर्की है और एक ईरान है, और ईरान के साथ कई सदियों तक जो है वो जंगें जारी रहीं, और जब जंगें खत्म हुई उसके 18वीं सदी में, तो उसके बाद जो है वो एक इलाका जिसको कॉकसिस के हम ट्रांस कॉकसिया का इलाका कहते हैं, वो तमाम इलाका जो है वो उसका अगर नक्शा दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। वो सारा का सारा ईरान के पास से चला गया, वो पहले ईरान का हिस्सा था। ये बात बड़ी अहम है कि ये मुल्क ईरान का हिस्सा थे। तीन इलाके, 2 इलाके तो अलग मुल्क बन गए। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे प्लीज। ट्रांस कॉकेशिया ये ईरान के हिस्सा था। कौन ईरान का हिस्सा था? जॉर्जिया। जॉर्जिया। दूसरा कौन सा मुल्क हिस्सा था? आर्मीनिया। अजरबैजान नहीं, आर्मीनिया। और तीसरा दागिस्तान का इलाका जो कि अब रूस में है, लेकिन उस जमाने में वो अलग होता था, दागिस्तान। तो यहां से जब ये जंग खत्म हुई, इनकी आखिरी 5 जंगें हुई, 5वीं जंग जब इनकी खत्म हुई रूस के साथ, तो ये दागिस्तान आपको नजर आ रहा है इस नक्शे में, ठीक है। तो दागिस्तान, और ये दोबारा दिखा देंगे ये जी, ये दागिस्तान और अजरबैजान को छोड़ दें, जॉर्जिया और आर्मीनिया, ये इलाके जो हैं
ये इलाके ये तो तकसीम हो गए और ये जो इलाका है ये ईरान के पास से निकल गए। अच्छा, अब यहां पर चूंकि आज़रबाईजान की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए आज़रबाईजान की लड़ाई होती है किसी के साथ या कुछ, तो आज़रबाईजान की मूवमेंट्स या किसी ने कुछ शरारत करनी होती है, कुछ करना होता है, तो उनकी अपनी बहुत अच्छे वहां पे यानी ईरान के आप समझें कि दूसरी पहली बड़ी माइनॉरिटी जो है वो आज़री लोगों पे मुश्तमिल है। लेकिन मसला यह है कि ये जो लोग हैं ये भी कभी कभी आज़ादी की बात करते हैं कि हमने दूसरा आज़रबाईजान से मिलना है, ठीक है, तो उसकी वजह से यहां पर भी एक इंटरनल सिक्योरिटी का इशू ऐसा है जो ईरान नजर में रखता है। और टर्की ने यह इल्जाम लगाया था पिछले साल कि ईरान खामोशी से आर्मीनिया की हमायत कर रहा है, लेकिन ईरान ने सख्ती से उसकी मजम्मत की थी और कहा था कि नहीं, वो आर्मीनिया जिसके साथ रूस है। जी सर, ठीक है, लेकिन तारीख ये कहती है कि आर्मीनिया जो था वो रूस की जब लड़ाई हुई थी तारीख में सल्तनत फारिस के साथ, पर्शिया के साथ, तो उसमें ये मुल्क सारे निकल गए थे। लेकिन बहरहाल ये माजी है। दूसरा जो मामला है वो ये है कि एक तो आज़री हो गए, फिर उसके साथ ही इन्हीं जरगोज के पहाड़ों के ऊपर ही एक और बहुत बड़ी जो कि दूसरी अकलियत आप समझ लें वो है कुर्द, और वो कुर्दियां रहते हैं और कुर्द जो हैं वो उस तरफ चाहते हैं कि कुर्दिस्तान बन जाए इराक के साथ, तो वो भी एक सिक्योरिटी, तो दो ही इनके ये इश्यूज हैं। अच्छा, अब ईरान जो है वो सैयद इब्राहिम रईसी जो हैं, पहली बात तो ये है कि जरा यानी बड़े क्लैरिटी के साथ वो दोबारा उस इनकलाब को जो कि आयतुल्लाह खुमैनी का इनकलाब था, ठीक, उस इनकलाब की सोच के साथ मुताबिकत रखते हैं और सैयद अली खामेनाई के बहुत करीब हैं, रहबर के, और ये भी हो सकता है कि ये अगले रहबर हों। अच्छा, ठीक है, क्योंकि 89 में जब आयतुल्लाह खुमैनी ने हटा दिया था आयतुल्लाह मुंतजरी को अपनी यानी अपने जानिशीन के तौर पर बतौर रहबर जो है या सुप्रीम कमांडर, रहबर मुअज़्ज़म या सुप्रीम कमांडर, उनकी पोजीशन सदर से ऊपर है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एक IISS वालों ने एक बनाया था पूरा, अगर हम वो दिखा सकें तो उनके अंडर फिर स्पीकर भी है, उनके अंडर फिर जो है वो पासदारान इनकलाब भी हैं। पासदारान इनकलाब की जो फोर्स अब ईरान से बाहर काम करती है वो अल-कुद्स फोर्स है, सही, ठीक है, जो कि बाकी जगहों पे एक्टिव है। और अल-कुद्स का नाम जाहिर है उसके फिर अगर सीरिया में आप देख लें या इराक में आप देखें तो वहां ये ईरान जो है ये आप समझ लें कि एक दफा दोबारा ये हसन रूहानी साहब की जो गुफ्तगू चल रही थी जौहरी मुआहदे पे, उससे जो अली खामनेई है, हाँ, रहबर, वो खुश नहीं थे। उनका कहना यह था कि बहुत ज्यादा शराइत आयद कर रहा है अमेरिका। सही, तो दोबारा ईरान जो है वो एक पावर के साथ बड़ी क्लैरिटी के साथ आयतुल्लाह खुमैनी के जो ख्यालात थे और ये पूरा जो वलायत फ़क़ी का तसव्वुर के जी इमाम गायब की मौजूदगी में इख्तियारात होंगे मुकम्मल, जो सुप्रीम लीडर के रहबर के पास, और वो क्योंकि वो बता सकेगा कि मजहब क्या कहता है, साथ रियासती अमूर कैसे चलते हैं, दीन दुनिया को कैसे लेके चलना है। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब के हवाले से अभी कुछ देर पहले इत्तलात आई हैं कि बरतानिया से उनके वीज़े की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो गई। खित्ते की मामलात पे जाने से पहले ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या अब नवाज शरीफ साहब की वापसी मुमकिन है? देखें क्या उसमें कानूनी रास्ता क्या अपनाती है हुकूमत और नवाज शरीफ साहब क्या अपनाते हैं, क्योंकि वीज़ा उनका ज़ाहिर है उसमें इमिग्रेशन का मामला है, तो वहाँ की हुकूमत और यहाँ की हुकूमत, देखो और नवाज शरीफ साहब खुद क्या फैसला करते हैं। लेकिन यह है कि मैं जो बात कह रहा था उसको थोड़ा मुकम्मल करता हूं, और वो बात यह है कि ईरान के इन इलेक्शंस के साथ ही एक और ख़बर जो बात हमने कल की थी, उस बात को मैं थोड़ा सा एंडोर्स करके आगे बढ़ाता हूं। ग्लोबल टाइम्स से खबर दे रहा है कि मैंने आपसे कहा था ना कि वो G3182 पर जो बन रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें से फिर एक नीचे G204 निकलेगी जो कि नीचे
दोखलाम तक आती है और वो आगे जाके मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। अब ग्लोबल टाइम्स ने आज खबर दी है कि लासा जो कि तिब्बत में है और न्यांशी जो कि तिब्बत में ही है, वहां के रेलवे में पहली मिलिट्री ट्रांसपोर्ट मिशन, यानी ये पहला मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, यानी फौजें जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और अगर कल का नक्शा हमारे पास पड़ा हो तो हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऊपर ये वो इलाके हैं, ये बिल्कुल इस तरह से चल रही है, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। अच्छा जी 318, और ये जो है ये एक जगह से दूसरी जगह तक इस पे जो है वो यहां पर मिलिट्री की ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गई है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, क्योंकि इसलिए कि क्योंकि यहां पर फौजों का आना तिब्बत के अंदर बड़ी तादाद में और उनका शो कर बताना, इस बात का ऐलान करना उनकी तरफ से। दूसरी जो बात है वो ये है कि एनडीटीवी अब ये खबर दे रहा है और वो ये कह रहा है कि रशिया ने, रूस ने अमेरिका को, चाइना को, पाकिस्तान को अफगानिस्तान के ऊपर मीटिंग में बुलाया है। इंडिया लेफ्ट आउट। अरे ये क्या, इंडिया को बुलाया नहीं है और उन्होंने कहा है कि जी तो मीटिंग हो रही है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बताया आज। अच्छा, और ये बहुत ही अजीब सी बात है कि रशिया ने, हिंदुस्तान टाइम्स भी कह रहा है जनाब, इंडिया केप्ट आउट ऑफ एक्सटेंडेड ट्राइका मीटिंग ऑन अफगानिस्तान कन्वीन्ड बाय रशिया। रशिया ने मीटिंग बुलाई और उसमें इंडिया को उन्होंने बाहर कर दिया इसमें से। अच्छा, तो यानी रशिया, चाइना नहीं, रशिया, ठीक है। अमेरिका पहले ही दोहा वगैरह में अमेरिका ने इंडिया को इन्वॉल्व नहीं किया अफगानिस्तान में। तो बात यही वही बात है कि अफगानिस्तान में कहां पे खड़ा है मोदी सरकार, ये इन्होंने अब खुद फैसला करना है। अच्छा, और ईरान कभी भी देखें, ईरान एक, मैंने आपसे कहा ना कि कदीम तहजीबों से शुरू कर, इस्लाम आने से पहले उनकी एक अपनी शनाख्त है ईरान की, और फिर जब वहां इस्लाम आता है और फिर उसके बाद जब इनकलाब आता है, ठीक है, तो उसके बाद जो वहां पर ईरान, ये बहुत बड़ी सल्तनत, जो पर्शियन एम्पायर, अगर हम उसका नक्शा देखें तो वो नक्शा, इसको जरा बड़ा करें तो नक्शा आपको नजर आता है, ये जनाब फैला हुआ है यूनान से लेके, एक जमाने में ये थी सल्तनत ईरान, वो यूनान से शुरू होता है, तुर्की, इजिप्ट, सीरिया, इराक, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, ओमान का कुछ हिस्सा, ये पर्शियन एम्पायर थी जी। आज ईरान जो है वो अपनी जुग्राफियाई हदूद में तो है, लेकिन इन तमाम इलाकों में, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जैसे वो तौसीब पसंदी वाली बात तो नहीं है, लेकिन इन तमाम इलाकों में ईरान की मौजूदगी है। सही। आप लेबनान का मसला हल नहीं कर सकते जब तक आप ईरान से बात नहीं करेंगे। हाँ। आप शाम का मामला हल नहीं कर सकते जब तक आप ईरान से बात नहीं करेंगे। आप इराक का मामला हल नहीं कर सकते ईरान से बात नहीं करेंगे। अफगानिस्तान का जो वहां पे सिलसिला है उसमें ईरान का, तो मतलब ईरान जो है वो उन तमाम जगहों पे उसकी एक तरह से, जैसे कहते हैं ऑटोमन चाहते हैं कि हमारी सल्तनत फैले, लेकिन वो फिजिकली फैले। रशिया चाहता है कि हमारी वापस सोवियत यूनियन बहाल हो, फिजिकली बहाल हो। ईरान जो है वो फिजिकली नहीं, ये नहीं है कि वो पहाड़ जो हैं उनको क्रॉस करके, जो जुरस के पहाड़ हैं उन्हें क्रॉस करके ईरान जो है वो अरब मुल्कों में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ईरान की वहां पे मौजूदगी है, अल-कुद्स फोर्ट्स, पासदारान, और यहां पर आप इशू यह है कि कई जगह पर ईरान और अब सऊदी अरब और ईरान के, अल्लाह करे कि ये सुलह और मफाहमत हो जाए, बरादर मुल्क हैं, और इराक के वज़ीर आज़म ने बहुत कोशिश की दरमियान में, और गालिबन ईरान में जो है वो आज सऊदी अरब का कोई डेलीगेशन भी गया होगा, उस पर कल बात करेंगे। लेकिन तुर्की के साथ जैसे ताल्लुकात हैं, मिसाल के तौर पे, ठीक है, तुर्की एक जमाने में पर्शियन एम्पायर का हिस्सा रहा है, बिल्कुल, ठीक है, और लेकिन तुर्की के बड़े अच्छे, जाहिर है बहुत अच्छे ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन शाम में दोनों मुखालिफ हैं एक दूसरे के। मतलब मिसाल के तौर पे ईरान और रूस ने मिलकर बशारुल असद को बचाया, तुर्की ने नहीं, ठीक है। तो तुर्की जो था वो दूसरी साइड पे था, और सीरिया में ईरान और रूस एक साथ थे। इसी तरह से तुर्की
आजरबाईजान आर्मीनिया के मसले पे भी ईरान ने कहा कि हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं इसमें, बड़ा बैलेंस, क्योंकि दोनों उनके ईरान के पड़ोसी हैं, आर्मीनिया और आजरबाईजान, तो फिर बड़ा मसला होता है कि आप किसी एक तरफ, लेकिन तुर्की की तरफ से ये बात आ गई उस जमाने में। तो ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी, ये जो साइड है ना पूरी मगरिब की साइड से तो कोई खतरा नहीं, सही, क्योंकि वहां पे है पहाड़। अच्छा, और पहाड़ एक कुदरती एक किले का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर जो है वहां पर भी पहाड़ हैं शुमाल में, और वहां से भी कोई बड़ी कोई कौन, आजरबाईजान तो आने से रहा, या आर्मीनिया भी आने से रहा। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान जो वस्ती एशिया है उसके साथ ईरान का कनेक्शन नहीं है, सिर्फ तुर्कमेनिस्तान के साथ है। और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी जो है वो कराकुम सहरा, कराकुम सहरा, सहराए कराकुम, यानी इसको ब्लैक डेजर्ट भी कहते हैं, स्याह सहरा, क्योंकि यहां की जो मट्टी है और जो नमक है उसमें जो है वो स्याह स्याह है, तो वो तुर्कमेनिस्तान तक वो सहरा फैलता है और उसका नाम है, तो ये मिला हुआ है ईरान के साथ, ठीक है। और फिर उसके बाद ऊपर चले जाएं तो कजलकुम सहरा, कजलकुम सहरा जो है वो सुर्ख सहरा है, और वो जो है वो उज्बेकिस्तान में भी है, उसका कुछ हिस्सा जो है तुर्कमेनिस्तान में भी है, और कुछ हिस्सा काजाकिस्तान में भी है, वहां पे रशिया है। अच्छा, प्रेजेंस जी। और आज 5 अगस्त है, आज से ताजिकिस्तान में मशकें शुरू हो गई, और मशकें शुरू हुई ताजिकिस्तान में, उज्बेक और रशिया की फौज जो है इस वक्त मशकों में हिस्सा ले रही है, जो मैदान का इलाका है, ठीक है, हिजबुल मैदान, वहां पे चूंकि फौजों वगैरह की ट्रेनिंग भी होती है ताजिकिस्तान में। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान में नहीं, तुर्कमेनिस्तान में नहीं, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान हमारा ब्रादर मुल्क है, मैं बार बार याद दिलाता हूं कि वो जो है वो थोड़ा सा वहां पे मसाइल ज्यादा हैं, और उनकी जो आमदनी वगैरह है सबसे कम है। ये वो है जो सहरा मिलता है ईरान के साथ, और जो ईरान का बॉर्डर मिलता है तुर्कमेनिस्तान के साथ। तो ताजिकिस्तान और जो उज्बेकिस्तान, उनके साथ बॉर्डर नहीं मिलता, वहां पे एक्सरसाइजेज हो रही, मिलिट्री एक्सरसाइजेज। और साथ ही आज रशिया ने एक और ऐलान कर दिया है, और वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और सारी खित्ते के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि उनकी जो तास न्यूज एजेंसी है वो कह रही है कि ज़पद 2021 स्ट्रेटेजिक ड्रिल्स इन बेलारूस टू इन्वॉल्व 12,800 ट्रूप्स, 12,800 ट्रूप्स बेलारूस के अंदर जो हैं, जिसमें से 2,500 जो हैं वो रशिया की होंगी और काजाकिस्तान की भी होंगी। अच्छा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि काजाकिस्तान भी, यानी रशिया का जो पूरा स्फीयर है ना, स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस, वो जॉर्जिया, उसके बाद बेलारूस, उसके बाद जो है वो आप आ जाए आर्मीनिया, उसके बाद यूक्रेन, उसके बाद ये वस्ती एशियाई रियासतें, उसके बाद काजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारा रशिया का जो है ये स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस है। लेकिन रशिया यहां पर अपने स्फीयर और इन्फ्लुएंस में किसी को आने नहीं देगा, यानी किसी से मुराद यह है कि ना यहां अमेरिकन को रहने देगा, ना यहां टर्की को आने देगा, खासतौर पे वो मुल्क जिनके साथ उनकी जंगी हुई है माजी में और छीना छपटी हुई है मुख्तलिफ। ईरान बहुत ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं रखता वस्ती एशिया में जाने में। वस्ती एशिया में ईरान क्यों जाएगा, मतलब ईरान के उनके साथ तिजारती ताल्लुकात हैं, ईरान बहुत करीब आ चुका है अपनी तमाम तर जो तारीखी और छोटे मोटे जो उनके इशू थे, उसके बावजूद वो रशिया के करीब है, वो चाइना के करीब है, ठीक है। और जो इब्राहिम रईसी हैं, जो नए सदर आज मुंतखब हुए, इनकी बड़ी सख्त लाइन है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ। एक्सेस ऑफ इविल तो बना था ना उस जमाने में, जो बुश ने नाम लिया था, याद है, एक्सेस ऑफ इविल 9/11 के बाद, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में वो कहते हैं कि चंद अरब ममालिक, इसराइल, अमेरिका और नेटो, अमेरिकन और नेटो एक, और इसराइल और चंद अरब ममालिक, इनसे खतरा है ईरान को। अच्छा, और इनसे जब नेटो का नाम बीच में डाल देते हैं तो तुर्की के साथ तो इनके बरादराना ताल्लुकात हैं, लेकिन तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर भी है, ईयू का भी मेंबर बनने जा रहा है, लेकिन अभी अफगानिस्तान में टर्की का जो रोल है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तुर्की, पाकिस्तान से किसी ने तुर्की को शायद कह दिया हो कि हम आपको यहां पे तालिबान से कहेंगे कि आप काबुल एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी कर लें, मगर वो किसने कहा खुदा जाने। तुर्की के जो मीडिया के लोग हैं वो कहते हैं तो आपके लोगों ने कहा, मैं किसने कहा भाई, वो कहते हैं जी किसी ने कहा था जब कि हम दिलवा देंगे यार, हमारा तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे और हम कहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जब एंड टाइम आया
तो नहर वाले पुल तो बुला के तो तुर्की जो है अपनी जगह खड़े हैं। अच्छा, लेकिन तुर्की जो है वो तुर्की भी एक कमाल तहजीब और कमाल कौम, और आज के दिन भी उनकी वो जो आग लगी थी वहां पे, जो कि जिसके बारे में कभी इम्कान है कि वो शरारत थी, वो उनके जनूब तक फैली है, काबू नहीं आई। हफ्ता हो गया, पूरा हफ्ता हो गया। और वहां की इकोनॉमी को देखें, यही होता है जब ये मजबूत मुल्कों के खिलाफ जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मुल्क ने लगाई है, लेकिन एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में या गैर रवायती जंगों में वो यही है कि सामने कोई आया नहीं, जंगलों में आग लगा दी, जो तुर्की ने खुद भी कहा कि ये जो है ये हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। और तुर्की इस वक्त जो है वो एक उभरती हुई मईशत, उभरती हुई ताकत रीजन में, उसको दोबारा जो है, और कोविड फैला हुआ है और साथ ही वहां पे आग लगा दी या लग गई। लेकिन चूंकि टर्की ने खुद बात की कि आग लगाई गई है, तो इसलिए मैं उसी थ्योरी पे जा रहा हूं। तो टर्की के साथ ताल्लुकात ईरान के कोई ऐसा नहीं कि कोई खतरा हो बड़ा कि कोई टर्की और ईरान का मामला होगा। रशिया के साथ कोई इशू नहीं है। अफगानिस्तान के बारे में जो कंसर्न्स हैं, क्योंकि तालिबान का डेलीगेशन भी मिला जी, और इंडिया ने अपनी बेट लगाई हुई है सारी के सारी कि अफगानिस्तान का रास्ता जो है वो वाया हमने चाबहार या वाया बंदर अब्बास ही जाना है। ये मैं नहीं समझता कि बीजेपी की हुकूमत और जो सैयद इब्राहिम रईसी के जो ख्यालात हैं इस्लाम के बारे में या और दीगर हवालों से, उसमें कहीं नरेंद्र मोदी फिट होते हैं। और खास तौर पे उस वक्त जबकि रशिया ने अफगानिस्तान से इंडिया को कहा है कि आप शरीक नहीं होंगे, चाइना जो है उसकी जंग हो रही है इंडिया। तो इस वक्त ईरान बिल्कुल, क्योंकि आने वाले दिनों में अमेरिकन अपना प्रेशर बढ़ाने जा रहे हैं। ये जो वियना की टॉक्स थी, ये वियना की टॉक्स अचानक मुअत्तल हो गई थी, क्योंकि आयतुल्ला खामिनाई और सैयद इब्राहिम रईसी, इनका ख्याल यह था कि अमेरिका बहुत ज्यादा कंडीशंस लगा रहा है, बहुत ज्यादा कंडीशंस। और अभी तक जो उनका जो उनकी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, अगर आप वो देखें, फिर मैं दोबारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज की उनकी आपको दिखाता हूं, वो ये कहते हैं कि ईरान के पास जो शहाब-1 के नाम से मिसाइल हैं, अगर इसको हम बड़ा करके थोड़ा सा दिखा सकें इस नक्शे को, तो ये जो पूरा का पूरा एक दायरा है जिसमें जो 300 किलोमीटर का, इसको जरा थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा प्लीज, ये बड़ा, ये जो सबसे अंदर वाला दायरा है ये 300 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है, ईरान की सर। और ये जो है ये शहाब-1 है। फिर जो दूसरी लकीर है, ये दूसरे उनके मिसाइल हैं जो कि शहाब-2 के नाम से है। और फिर उसके बाद जो है वो ये जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन, नुक्ते 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 नुक्ते, ये आप देखिए कहां तक जा रहा है, ये रूस ही, ये अभी इसके बारे में कि शहाब-3 के बारे में वो कहते हैं हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। सही। अच्छा, ये मिसाइल्स जो हैं इसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि आयतुल्ला खामिनाई जो हैं रहबर और सैयद इब्राहिम रईसी और बाकी इनकलाब पासदारान इनकलाब, बाकी लोगों का ये ख्याल था कि हसन रूहानी और जवाद जरीफ जो हैं वो बहुत ज्यादा नरमी दिखा रहे हैं मुज़ाकरात में। अच्छा। तो इन्होंने ये कहा कि एक तो ये सैंक्शंस को हम नहीं मानेंगे, पाबंदियां हटाओ पहले। हाँ। दूसरी बात कि इस दौरान जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का अजाला करो। अच्छा, अब लेकिन सवाल यह है कि मईशत सबसे बड़ा इशू है ईरान का, कि मईशत कैसे ठीक होगी अगर वो मुआहिदा नहीं होता और बाकी जो ममालिक हैं उनके साथ, यानी अब कई महाजों पे ईरान ने इमर्ज। तो जो भी मुल्क ईरान को अफगानिस्तान के अंदर उलझाने की कोशिश करेगा, वो इस वक्त मतलब इंडिया कर रहा है ना फातमी और ये, ईरान नहीं आएगा कभी, इस चक्कर में नहीं आएगा। हां, उनकी स्टेक्स बिल्कुल हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो इसलिए हैं कि वहां पर जब पहले तालिबान आए तो तालिबान ने हजारा कम्युनिटी के साथ जुल्म किया, और हजारा कम्युनिटी के साथ जुल्म किया और तशद्दुद हुआ और ये सारा और कत्लेआम हुआ जो भी हुआ, और वो शिया कम्युनिटी है। अब अगर तालिबान और ईरान के दरमियान इस बात पे मुफाहमत होती है कि वहां पे हजारा कम्युनिटी के साथ कोई मसला नहीं होगा, तो तालिबान के साथ कोई इशू नहीं। बीच में कोई तीसरी पार्टी कूदती है, उसको मॉनिटर करने के लिए ईरान भी है, चाइना भी है, रशिया भी है, सारे हैं। थर्ड पार्टी को तालिबान तो अक्सर कहते हैं ना कि हमने नहीं किया,
अगर उन्होंने किया है तो भी वो मतलब उनसे पूछताछ होगी, अगर नहीं किया तो भी होगी। असल जो बात है वो ये है कि अफगानिस्तान में सीज फायर लाजिम है, सीज फायर। और मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि अगर इंडिया को, भारत को वो शामिल किसी मरहले पे हो भी जाते हैं तो इसमें मतलब हमें कोई किसी किस्म का किसी मुल्क को इतराज नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान समेत। क्योंकि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के बारे में हमेशा एक आइडिया रहा है कि पाकिस्तान वो ये रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने इस्तेमाल की है। तो अगर वो सरजमीन इस्तेमाल नहीं होती और वहां पर अमन के लिए आगे बढ़ते हैं मुल्क सारे, पाकिस्तान भी, भारत भी, तुर्की भी, ईरान भी, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन मसला यह है कि ईरान जो इंडिया है उसके अभी भी आप आ जाए तो वो एक तो बन गया ना, उनका डैम बन गया, ठीक है, सलमा डैम, एक पार्लियामेंट हाउस बन गई, एक कोई सड़क बन गई। उससे हटके जितना उनका अफगानिस्तान में दिलचस्पी है वो पाकिस्तान से मुतालिक है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये कर दिया जाए, वो कर दिया, फलां कर दिया। साथ ही वो उनके जहन में होता है मेमोरीज के अंदर कि वो जो जहाज एक अगवा हो गया था, वो जहाज अगवा होकर कंधार उतरा था, अफगानिस्तान में लैंड हुआ था, तालिबान की हुकूमत थी उस वक्त। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान को तो रखे ना साइड पे, आप पाकिस्तान को बिल्कुल पीछे कर दें। मुझे ये बताएं कि बीबीसी जो लीड लगा रहा है कि वहां पे मिलिटेंट्स बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? हम क्यों 370 आर्टिकल 370 कश्मीर की बात, जहां पर आप जुल्म करेंगे, बिल्कुल जहां पर आप जुल्म करेंगे वहां शिद्दत पसंदी बढ़ेगी उस माशरे में, उस सोसाइटी। ये भूल जाएं कि आप जेल बना के रखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, देखें दो साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं। कश्मीरियों के से ज्यादा वो मुस्तकबिल की नस्लें हैं, नौजवान हैं, बच्चे, बच्चियां, औरतें, यकीनन वहां से रिएक्शन आएगा। तो अब इस सूरत हाल में ये ईरान ले लेते हैं। नाजरीन एक ब्रेक हमारे साथ रही है। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आला सतह इजलास आज वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत हुई है जिसमें अफगानिस्तान में जो तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है उस हवाले से गौर किया गया। क्या समझ रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में हुकूमती पॉलिसी या स्ट्रैटेजी होगी अगर हालात अफगानिस्तान में ख़राब होते हैं? देखिए, अफगानिस्तान के हालात तो ख़राब ही हैं और अल्लाह खैर करे कि मज़ीद ख़राब ना हो। लेकिन बात सारी ये है कि जो बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है ये बड़ी ताकतों की के छतरी तले हो रहा है। यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जी वो अमेरिका अचानक कहे कि जी ये वायलेशन हो रही है, वो हो रही है। जो कुछ हो रहा है और पीस प्रोसेस चल रहा है और आगे एक्सटेंडेड ट्राइका की मीटिंग पाकिस्तान को बुलाया गया है उसमें। और ईरान की तरफ से अब देखना यह है कि ईरान की क्या पॉलिसी होती है आने वाले दिनों में। अमेरिका के अंदर एक तशवीश है बहुत ज्यादा, और इसराइल में भी तशवीश है क्योंकि जो सैयद इब्राहिम रईसी हैं उनके ख्यालात, और बहुत सारी देखें, मैंने तुर्की के बारे से बात की ना, जैसे हिजबुल्लाह हमास ईरान के भी करीब है, लेकिन तुर्की ने आप देखें ना हमास के जो कायदीन थे उनको उन्होंने नेशनलिटी दी थी उस वक्त। तो तुर्की का भी इन्फ्लुएंस है, ईरान का भी है। ये आप असल जो इशू है वो ये है कि ईरान आने वाले दिनों में किस तरह इमर्ज होता है। दोबारा सैयद इब्राहिम रईसी, यूएई के तरफ से उनको मुबारकबाद दी गई है, सऊदी अरब की तरफ से मुबारकबाद दी गई है, पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया, बाकी सारी दुनिया की तरफ से मुबारकबादें आ रही हैं। हमारी भी नई ख्वाहिशात उनके साथ हैं। लेकिन ये जो कि बॉर्डर, सारे बॉर्डर्स आपस में मिलते हैं, अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, ईरान के, तुर्की के, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान के, तो अब देखना ही है। और फिर अरब ममालिक जो हैं वो जिनको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का नाम देते हैं ईरान में, वो किस तरह से इन मामलात को देखते हैं। ये ईरान के मजबूत तरीन सदूर में से एक होंगे क्योंकि ये बिल्कुल आयतुल्लाह खामेनाई के एक तो करीब हैं और दूसरा ये कि इनको मुस्तकबिल का रहबर भी कहा जा रहा है। और ये वलायत फ़कीह का जो तसव्वुर है जो आयतुल्लाह खुमैनी ने जिसको अरसर नौ जिसको नाफिज किया, वो यही है कि जो इमाम गायब हैं, 12वें इमाम, जब तक वो गैबत कुबरा में है तो उनकी जगह जो एक ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा शख्स जो कि अमूर रियासत पे, अलूम पे, तमाम जिनसे लोग राब्ता उनके थ्रू इमाम के साथ राब्ते में रहे। तो ये एक आप समझें कि इस वक्त कहते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटरशेड मूवमेंट है हिस्ट्री में कि ईरान में
नए सदर आए 8 साल के लिए, जो कि अगले रहबर भी हो सकते हैं, और ये उस वक्त आए जब मुख्तलिफ जगहों पे यानी दुनिया तब्दील हो रही है, दुनिया चेंज हो रही है, बिल्कुल तब्दील हो रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आने वाले दिनों में मजीद बात करेंगे आपसे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।